वी हैड स्टार्टेड द थायरॉइडेक्टमी स्टेप्स। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया था, उसकी नेक को ऐसे एक्सटेंड किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ये आपको ट्रांसवर्स इंसिजन नज़र आया है, कॉलर इंसिजन 4 to 5 सेंटीमीटर्स का, जो कि हमने सुप्रास्टर्नल नॉच के 2 सेंटीमीटर अबव जो है वो दिया था। फिर हमने इंसिजन देने के बाद स्किन को सेपरेट किया, फिर हमने उसके जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को सेपरेट किया, प्लेटिस्मा को सेपरेट किया, और प्लेटिस्मा के जो प्लेटिस्मल फ्लैप्स थे, उनको ऊपर वाले फ्लैप को जो है हम ले गए थायरॉइड कार्टिलेज तक ऊपर, और जो नीचे वाला फ्लैप था उसको हम सुप्रास्टर्नल नॉच तक ले गए। फिर नीचे क्या था कि इस तरह से ना मीडियन रैफे पड़ा होता है, ऐसे मीडियन रैफे होता है, तो हमने मीडियन रैफे को इंसाइज़ करना होता है, काटते हैं, और जो स्ट्रैप मसल्स होते हैं, फिर स्ट्रैप मसल्स ऐसे करके पड़े होते हैं। मीडियन रैफे को काटने के बाद हमने स्ट्रैप मसल्स को लैटरली डिटेक्ट करना होता है। लैटरली कब करेंगे, जब गॉइटर स्मॉल है, लेकिन अगर वो गॉइटर लार्ज है तो उस केस में हम स्ट्रैप मसल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब हमने मसल्स को भी पीछे कर दिया, तो अब हमें नीचे पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। या आपको जो है वो नीचे जब आप मसल्स पीछे कर लोगे, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि कौन सा थायरॉइड आपके सामने नज़र आ गया। आपको समझ आ गई कि अच्छा ये वाला थायरॉइड का पार्ट है जो कि अफेक्टेड है, ये वाला लोब अफेक्टेड है, तो उसको आपने जो है थोड़ा सा उस लोब को मीडियली करना है। मीडियली जब आप करोगे तो उस लोब के मीडियली करने से आपको नज़र आएगी ये वेन, दिस इज़ मिडल थायरॉइड वेन। मिडल थायरॉइड वेन याद आ रही है कहाँ थी, जो कि ड्रेन कर रही थी इंफीरियर इंटरनल जुगुलर वेन में, वो मिडल थायरॉइड वेन आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब मिडल थायरॉइड वेन के बिल्कुल पीछे नर्व पड़ी होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो आपने यहाँ पे मिडल थायरॉइड वेन को पकड़ के लाइगेट करना है और डिवाइड करना है। तो ये ख्याल रखना है कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बिल्कुल इसके पीछे पड़ी हुई है, तो आप उसको ना छेड़ दो, ठीक है। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना होता है। फिर आपने जो है, जो हमारे थायरॉइड ग्लैंड का सुपीरियर पोल है, उसको पकड़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सुपीरियर पोल पे क्या आर्टरीज़ होती हैं, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और वेन पड़ी होती है, और ये जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी होती है ये बिल्कुल एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के पास पड़ी होती है। तो आपने जब मिडल थायरॉइड वेन को लाइगेट किया था, तो आपने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का ख्याल रखना था। यहाँ पे आप जो है वो अपने सुपीरियर पोल पे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और वेन को लाइगेट करने लगे हो, तो यहाँ पे आपने जिस नर्व का ख्याल रखना है वो एक्सटर्नल जो है लेरेंजियल नर्व, ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, उसका ख्याल रखना है, ठीक हो गया। तो सुपीरियर पोल को आपने आइडेंटिफाई करके मोबिलाइज़ कर लिया, और इस दौरान आपने जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और वेन है उनको लाइगेट कर लिया, और जो है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व उसका ख्याल रखा यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है इन्फीरियर पोल पे। तो इन्फीरियर पोल पे जब आपने जाना है, तो यहाँ पे इन्फीरियर पोल पे आपने जो है इन्फीरियर वेजल्स जो होंगी, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी और इन्फीरियर थायरॉइड वेन, उनको लाइगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियल और फिर लैटरल। तो यहाँ पे भी जब इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी और वेन को आप लाइगेट करने लगोगे, यहाँ पे भी आपको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का ख्याल रखना है। तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का आपने एक इन्फीरियर पोल पे ख्याल रखना है और एक मिडल थायरॉइड वेन के लेवल पे ख्याल रखना है, और सुपीरियर पोल पे आपने एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है उसको ख्याल रखना है, ठीक हो गया। तो उन्होंने यही कहा है कि आइडेंटिफाई एंड लाइगेट द इन्फीरियर पोल वेसल्स, लाइगेट इन्फीरियर थायरॉइड वेन एंड आर्टरी सेपरेटली। पहले आपने मीडियल को किया और फिर लैटरल को। फिर आपने इस दौरान रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का ख्याल रखा, जो कि इन्फीरियर पोल वेसल्स के पास पड़े होते हैं। फिर होता यह है कि जब हमारी सुपीरियर पोल भी सेपरेट हो गया, मिडल पोल भी, और इन जो है मिडल थायरॉइड वेन, सब वेन्स आर्टरीज़ को हमने लाइगेट भी कर लिया है, इन्फीरियर लोब को भी आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब आपने जो है थायरॉइड जो पीछे ट्रैकिया के साथ चिपका हुआ है, उस लिगामेंट को सेपरेट करना है। तो थायरॉइड जो हमारा ग्लैंड है वो ट्रैकिया के साथ एक बैरीज लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो जो बैरीज लिगामेंट है उसको काटना है, ठीक है।
ताकि हमारा थायरॉइड जो है, जो हमने उसको रिमूव करना है, वो अपने ट्रैकिया के साथ जो उसका कनेक्शन है उसको भी लूज़ कर दे। तो डिवाइड द बेरेज लिगामेंट एंड मोबिलाइज द थायरॉइड फ्रॉम द ट्रैकिया। ठीक है, अब हमारा थायरॉइड मूव कर गया है, अपनी इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर से सेपरेट हो गया है। तो अब हमने अगर तो लोबेक्टमी करनी है तो फिर हम क्या करेंगे कि उस जो लोब निकाल रहे हैं उसके साथ इस थमस को भी डिवाइड करके निकाल लें। जब हमने एक साइड का थायरॉइड ग्लैंड के लोब के साथ ये कर लिया, तो दूसरे में भी सेम करेंगे। सबसे पहले मिडल थायरॉइड वेन को देखेंगे, उसके दौरान रिकरेंट का ख्याल रखेंगे, फिर सुपीरियर पोल को आइडेंटिफाई करके उसको मोबिलाइज़ करेंगे। उस दौरान सुपीरियर पोल वेजल्स को लाइगेट करेंगे और उस दौरान हमने एक्सटर्नल लेरेंजियल का ख्याल रखा। फिर इन्फीरियर पोल पे जाएंगे, इन्फीरियर पोल को जो है वो मोबिलाइज़ करेंगे और वहाँ पे इन्फीरियर थायरॉइड वेजल्स को लाइगेट करेंगे और वहाँ पे भी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व का ख्याल रख के फिर हम बैरेज लिगामेंट से उसको सेपरेट करेंगे पीछे से, और फिर हम उस दूसरे साइड की भी थायरॉइड को रिमूव कर देंगे अगर हमने दूसरा थायरॉइड का लोब भी निकालना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमने अपने थायरॉइड को मोबिलाइज़ कर लिया है, उसको निकाल लिया बाहर, तो हीमोस्टेसिस को सिक्योर करेंगे और कि कोई वेसल ब्लीड तो नहीं कर रही, उसको आपने देख लिया। अगर ब्लीड कर रही है तो उसको लाइगेट कर लिया। फिर आपने वहाँ पे ड्रेन प्लेस कर दिया। फिर स्ट्रैप मसल जो आपने साइड पे किए हुए थे, लैटरली रिट्रैक्ट किए हुए थे, उन सबको दोबारा से अपनी जगह पे लेके आए। फिर प्लेटिज्मा था ऊपर, उसको क्रीप करके लेके आए और अब्जॉर्बेबल सूचर्स के थ्रू उसको बंद कर दिया और फिर स्किन को स्टिच कर दिया। ठीक है, वो बताते हैं जब आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी है तो आपने वहाँ से सर्जरी स्टार्ट करनी है जिस लोब के अंदर कैंसर है। ठीक है, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजर हो जाती है तो आप जो है वो सिर्फ हेमीथायरॉइडेक्टमी करोगे, आप फर्दर टोटल नहीं करोगे, क्योंकि दूसरी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ठीक है, एक साइड की अगर आपसे हो गई है और आप तो दूसरी साइड पे अब नहीं जाओगे, आप हेमीथायरॉइडेक्टमी करके वापस आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है मिनिमल इन्वेसिव थायरॉइडेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर इंसियन यूज़ किया था जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का इंसियन देंगे ताकि उसमें से थायरॉइड उस छोटी सी जगह से बाहर आ जाए। फिर आप क्या करते हो, प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल डायसेक्शन करते हो। इसमें आप वीडियो के थ्रू जो है सारा कुछ देख रहे होते हो और एंडोस्कोपिक अप्रोचेस जो है वो आप लेते हो। ये आपको नज़र आ रही है एंडोस्कोप के थ्रू। एक आपकी अप्रोच होती है सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल से ऊपर। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोच होती है, एक एंटीरियर चेस्ट पे होती है। ठीक है, एक एक्सिलरी होती है और एक ब्रेस्ट होती है। ठीक है, तो कौन सी अप्रोचेज़ हैं, क्लेविकल्स के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर, एक एक्सिलरी है, एक ब्रेस्ट है और एक एंटीरियर चेस्ट है। ये अप्रोचेज़ हैं आपकी। उसके बाद ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, आपको ये पता है, हेमरेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पाल्सी हो सकती है, थायरॉइड इनसफिशिएंसी, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो सकता है अगर उसके अंदर से हार्मोन्स बाहर आ गए हैं स्टोर्ड वाले। इसके अलावा पैराथायरॉइड चला गया तो हाइपोकैलेसीमिया, वूंड इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे वूंड की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलॉइड या स्टिच ग्रैनुलोमा बन सकता है। ठीक है, अब जो हेमरेज है वो ये होता है कि छोटा भी हो सकता है। अगर छोटा हेमरेज है तो उसको लाइगेचर करके हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो जो लाइगेचर है वो हमारा जो बिल्कुल अंदर था, मतलब स्ट्रैप मसल्स के भी डीप था, वो खुल गया, मतलब हमने उसकी आर्टरी को बंद किया हुआ था और वो जो धागा था वो खुल गया, तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अब ये जो ब्लड है ये स्ट्रैप मसल्स के डीप है, तो वहाँ पे जब वो ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे हीमाटोमा बन जाएगा। और हीमाटोमा ऐसी जगह पे बना हुआ है कि उसके ऊपर मसल्स हैं, प्लेटिज्मा है, स्किन है, तो वो जो हीमाटोमा है वो क्या करेगा कि इसके पीछे पड़ा हुआ ट्रैक किया तो उसके ऊपर कंप्रेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी। तो पेशेंट को एकदम से क्या होना शुरू हो जाएगा, सडन स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी फ्रंट ऑफ नेक पे और सांस नहीं लिया जा रहा होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से पेशेंट आ रहा है तो आपने फिर जल्दी से क्या करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस को रूल आउट करना है, सीनियर को बताना है कि जल्दी आओ, हीमाटोमा बन गया या इस तरह से ट्रेकियल कंप्रेशन हो रही है। आपने जल्दी से स्किन को खोलना है, डीप स्टिचेस जो आपने लगाए हैं उनको खोलना है और जो कंप्रेशन है, जो हीमाटोमा है, उसको सक आउट करके बाहर निकाल देना है। इस दौरान जब पेशेंट की वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होगी, आप जो है वो क्रिकोथायरॉयडोटमी भी परफॉर्म कर सकते हो ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन ईटीटी आपने यूज़ नहीं करनी।
फिर वो जो हीमाटोमा होगा उसको आपने इवैक्यूएट करना है, जो वेसल ब्लीड कर रही है उसको लाइगेट करना है, और जो वूंड है उसकी नॉर्मल सिलाइन से पास करके सफाई करके वहाँ पे ड्रेन प्लेस कर देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है चीज़ वो ड्रेन के थ्रू बाहर आती जाए। जो ब्लड उसके अंदर कम हुआ है उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देना है। ठीक है। अब इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमने देखी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये एडीमा की वजह से होती है। ठीक है। और एडीमा क्यों होता है? टेंशन हीमाटोमा की वजह से। जब हम ईटीटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान जो है वो ट्रॉमा हो सकता है लेरेंक्स को। ठीक है। अगर पेशेंट को हीमाटोमा बना हुआ था और उसको हमने बाहर निकाला है, लेकिन उस हीमाटोमा के निकालने के बावजूद ऑब्स्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई, तो फिर हमने ईटीटी डालनी है और साथ में स्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं। ट्रेक्योमलेशिया जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारी है जब हम थायरॉइडेक्टमी करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर गोइटर बहुत बड़ा हो जाए ना, मतलब इनलार्ज्ड थायरॉइड ग्लैंड हो, गोइटर हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो ना ट्रेकियल रिंग के ऊपर एक पुल क्रिएट कर देता है, मतलब उसको खींच के लगता है। ठीक है। ट्रेकिया को, ये ट्रेकिया है तो इसको खींच के खोल के रखेगा, ट्रेकिया को खोल के रखेगा गोइटर। लेकिन जैसे ही हम थायरॉइडेक्टमी करेंगे तो वो जो पुल होगा ट्रेकिया रिंग के ऊपर वो लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से ट्रेकिया क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं फिर इसके ट्रीटमेंट में हम ईटीटी डालते हैं या ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ताकि वो जो ट्रेकियल रिंग्स हैं उनकी टोन अपनी जगह पे वापस आए और वो जो कोलैप्स हुई हुई है जगह वो ठीक हो जाए। ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। अगर एक साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है खराब तो उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आते। ठीक है। या थोड़े बहुत वॉइस चेंज हो जाएगी, क्यों? एक साइड की खराब है, दूसरी साइड की तो ठीक है ना, तो इस वजह से। लेकिन अगर दोनों साइड्स की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व खराब हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से कफ और डिस्निया होता है। तो इस केस में हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं और लेटरलाइजेशन ऑफ कॉर्ड करते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन, के ये जो मीडियल गए हुए हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, इनको हम यहाँ पे टेफ्लॉन लगा के इनको दोबारा से अपनी जगह पे वापस लेके आएँ। इसके अलावा हमने देखा कि जो है पैराथायरॉयड, जब हम थायरॉइडेक्टमी करते हैं तो साथ में पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो जाता है, तो पेशेंट को कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉफ्टेक या ट्रोसिसाइन आना शुरू हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। और हम ये करते हैं, वो जो हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने रिमूव किया होता है ना, उसको हम आर्म में इम्प्लांट कर देते हैं, बाजू में। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो सकता है। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने जब सर्जरी की है तो वो जो सेल्स हैं वो जब टूटेंगे, डैमेज होंगे, तो वो जो स्टोर्ड थायराइड हार्मोन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट, इसमें क्या होगा, फिर पेशेंट जो है वो एकदम से जब थायरोटॉक्सिकोसिस की में चला जाएगा, रेस्टलेस, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? आईवी फ्लूइड्स, कॉर्टिस हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, डाइजॉक्सिन देंगे फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन, पेशेंट को कूल करेंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। और फिर हम उसको जो है कार्बिमाजोल देंगे, लोगोल्स आयोडीन देंगे और प्रोपेनोल देंगे ताकि एंटी थायराइड इफेक्ट आए, और हार्ट के लिए प्रोपेनोलोल। इसके अलावा थायरॉइडेक्टमी के बाद ऑब्वियसली पेशेंट को क्या है कि अब थायराइड नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड नहीं है, तो पेशेंट को जो है थायराइड की कमी हो गई है, तो हम पेशेंट को थायरोक्सिन देंगे लाइफ लॉन्ग। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि गोइटर रिकरेंट कर सकता है, दोबारा हो सकता है, सब टोटल में या फिर लोबेक्टमी में। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि थायरोक्सिन जो है ना उसको दे देते हैं ताकि वो TSH को कम रखे, और TSH कम रहेगा तो दोबारा से थायराइड ग्लैंड इलाज नहीं करेगा। ठीक है। तो आप से अगर कोई पूछे कि वाई यू गिव थायरोक्सिन आफ्टर थायरॉइडेक्टमी, दो चीज़ें बतानी है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए और दूसरा मतलब थायराइड इंसफिशिएंसी के लिए, और दूसरा रिकरेंस ऑफ गोइटर को प्रिवेंट करने के लिए।